Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna start a new chapter called Insolvency Accounts. बीकॉम में ये चैप्टर अब न्यू लॉ और कोड जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसी बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स जो न्यू कोड है इंसॉल्वेंसी के उसे डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके मीनिंग को। सो इसमें है इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। सो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब एक डेटर पे नहीं कर पाता अपने डेट्स को। क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स कम हो जाते हैं और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। सो इंसॉल्वेंट रिफर टू अ पर्सन हु कैन नॉट और डज नॉट पे हिज डेट्स इन फुल और हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी and has been adjudged bankrupt by Insolvency and Bankruptcy Code 2016। यहाँ पे एक न्यू जो एडजुडिकेशन बॉडी आई है उसका क्या नाम है? ये जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अगर वो एडजस्ट करती है मतलब घोषित करती है किसी भी डेटर्स को क्या इंसॉल्वेंट या तो बैंकरप्ट, तो उसे क्या कहेगा? उसी बेसिस पे हम लोग उसे इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट मानेंगे। इंडिया में इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट ये जो वर्ड है उसे सिमिलर वे में ही यूज़ किया जाता है, सिमिलर सेंस में ही यूज़ किया जाता है। इंसॉल्वेंट तो हो गया, उसके बाद क्या आता है? इंसॉल्वेंसी। जहाँ पे अगर कोई भी डेटर क्या है? इंसॉल्वेंट है, तो उसे तो इंसॉल्वेंसी एक स्टेट जो आता है उससे भी गुजरना होगा। तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी इज़ द इनएबिलिटी। ये भी क्या है? एक इनएबिलिटी ही है डेटर का पे करने के लिए अपने डेट्स को। व्हेन दे फॉल ड्यू, जब उसके डेट्स को पे करने का टाइम आता है और वो नहीं कर पाता है तो उसे क्या होता है? इंसॉल्वेंसी कहेंगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का केस में क्या इसे कहा जाता है? बैंक्रप्सी कहा जाता है। और कंपनीज के केस में क्या कहा जाएगा? लिक्विडेशन। सो लिक्विडेशन यहाँ पे होता क्या है? तो लिक्विडेशन का मतलब होता है जहाँ पे कि कंपनी अपने एसेट्स को क्या करती है? बेचती है पे करने के लिए अपने सभी लायबिलिटीज़ और अदर ऑब्लिगेशंस को। तो लिक्विडेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? लिक्विडेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है इन विच कंपनी क्या करती है? सेल करती है कंपनी सेल करती है अपने एसेट्स को in order to repay its liabilities and other obligations। सो यहाँ पे क्या है कि इंसॉल्वेंसी या तो बैंकरप्सी, यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में क्या कहा गया कि इंडिविजुअल जब इंसॉल्वेंट होता है तो उसे हम लोग बैंकरप्सी कहते हैं। और कंपनीज जब होती है, कंपनीज भी तो एक डेटर ही हो सकती है। कैसे? जैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से, तो वो लिक्विडेशन होता है। सो लिक्विडेशन को यहाँ पे हम लोग समझे तो वो क्या होता है? लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी अपने एसेट्स को बेच देती है अपने लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसके पास अब इतने फंड्स नहीं है कि वो रीपे कर पाए अपने सभी डेट्स को। सो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक्स, यहाँ पे एक एक्स है, ये एक मैन्युफैक्चरर क्या है? कंपनी है। ये एक्स एक मैन्युफैक्चरर क्या है? कंपनी है। और वाई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मान लेते हैं बैंक है। एक्स की एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लेते हैं वो कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसे अपने बिजनेस कोर्स में फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो क्या करता है? बैंक के पास जाता है और क्या? लोन लेता है। ठीक है। उसके बाद जेड है, जेड एक वेंडर। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये वेंडर है, उससे क्या करती है? बाय करती है
रॉ मटेरियल्स, मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स को बाय करती है। क्रेडिट पे इसने अभी क्या किया, एक्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने क्या, जब उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे ज़रूरत पड़ा तो वाई एक बैंक है, उसे उसने लोन लिया, और जेड एक वेंडर है जिसे क्या करता है, उसने रॉ मटेरियल्स ली है किस पे, क्रेडिट पे। अभी उसने पैसा नहीं दिया जेड को, क्रेडिट पे क्या करती है, रॉ मटेरियल्स लेती है। बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जब भी ये लोन देगी तो क्या उसके बदले में एक कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल मतलब कि एक सिक्योरिटी, मनी या तो लैंड, कुछ भी क्या करती है, वो रखती है। इससे क्या होता है कि ये सिक्योर्ड बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, ये एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट तो दे ही रही है, क्या फंड दे रही है किसे, एक्स को, उसके लिए अगर वो कोलेट्रल लेती है तो यहाँ पे तो ये सिक्योर्ड हो जाते हैं। बट एक्स एक जेड यहाँ पे क्या है, एक वेंडर है जो रॉ मटेरियल देता है किसे, एक्स को। तो ये है यहाँ पे क्रेडिट पे, और इसे कुछ भी, कोई ना ही इसे कोई फंड मिला है और ना ही इसे कोई कोलेट्रल, तो ये यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्स है वो क्या है, एक बोरोवर है, और इसे ही क्या कहते हैं, डेटर है। यहाँ पे एक्स ने वाई से लोन लिया है, जेड से क्या रॉ मटेरियल्स लिए क्रेडिट पे, बट एक्स के पास अब कोई भी क्या है, फंड नहीं है, जिससे ना ही वो अपने लोन को पे कर पा रहा है, और ना ही रॉ मटेरियल जो उसने खरीदा था, जेड एक वेंडर है क्रेडिट पे, ना उससे भी कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो इनेबल है कि वो कोई भी पेमेंट कर पाएगा, जैसे बैंक हो या तो कोई यहाँ पे ये जो वेंडर है जिससे उसने क्या क्या रॉ मटेरियल्स लिए हैं। सो इंसॉल्वेंसी में टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स बोले गए, टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो कि क्या है, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है। यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, ये बैंक है। क्यों, क्योंकि उसके पास कोलेट्रल है, कुछ तो है एक्स कंपनी का, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो कुछ ऐसा अमाउंट उनके पास है पेड, जिसके कारण वो अपने जो भी लोन दिया उससे तो कोई भी चीज़ें वो वापस ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वेंडर है वो क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। अनसिक्योर्ड होने के कारण उसे यहाँ पे बोला गया ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्या क्रेडिटर्स हैं। तो ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं होते। यहाँ पे ये जो एक्स एक डेटर है वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट प्रूव होता है, क्योंकि ना ही वो ये जो बैंक से और उसने जो लोन लिया उसे पे कर पाया, ना ही जो उसके वेंडर थे उसे पे कर पाया। तो यही क्या है, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है। इसके लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे, जिससे वो क्या करता है, पे ऑफ नहीं कर पाता है, उसके पास इतने फंड्स नहीं है, उसके एसेट्स वो क्या हो गए, कम हो गए, और लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया है इंसॉल्वेंसी का मतलब कि ये इनएबिलिटी है किसी भी डेटर का जब वो पे नहीं कर पाती है अपने क्या कोई भी डेट्स को। फर्दर जिसका मीनिंग है वो है बैंक्रप्सी का। तो बैंक्रप्सी क्या है, बैंक्रप्सी इज द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अनएबल टू पे हिज और हर डेट्स। अभी हम लोग ने देखा कि एक से क्या है, कंपनी है जो वाई से उसने जो लोन लिया वो भी वो पे नहीं कर पाया, और जो वेंडर थे उसके वो नहीं हुआ, उसे भी वो पेमेंट नहीं कर पाई। जब वो पेमेंट नहीं करती है दैट मीन्स कि उसके पास इतने फंड नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाए, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, बैंकरप्ट बोला जाता है। और ये एक स्टेट है, ये स्टेट को क्या कहते हैं, बैंकरप्सी कहते हैं। सो हर डेब्ट्स अगेंस्ट whom bankruptcy order has been made by court और ट्रिब्यूनल। बैंकरप्सी क्या एक लीगल प्रोसीडिंग भी है जो इन्वॉल्व करती है क्या, किसी भी पर्सन को भी यहाँ पे वो इन्वॉल्व करती है, या तो कोई बिजनेस है उससे भी क्या करती है, इन्वॉल्व होती है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो।
अगर वो अपने आउटस्टैंडिंग डेट्स को रीपे नहीं कर पाती है तो उसे क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, बैंकरप्सी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट. ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, यही ये जो न्यू लॉ है, इसी बेसिस पे हम लोग सभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो भी प्रोसेस होंगे, लीगल प्रोसेस होंगे, उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. जो भी ये एक्ट प्रोवाइड करती है रूल्स, उसी बेसिस पे. फर्दर यहाँ पे एक टर्म और है, क्या है वो, बैंकरप्सी डेब्ट. सो बैंकरप्सी डेब्ट इन रिलेशन टू बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है. सो फर्स्टली एनी डेब्ट, कोई भी डेब्ट जो कि ओन किया जाता है ऑन द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट. कमेंसमेंट डेट क्या होती है, इसका मतलब होता है वो डेट जहाँ पे कि ऑर्डर पास किया जाता है किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ये जो अथॉरिटी है वही क्या करती है, रेगुलेट करती है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, वही रेगुलेट करती है किस प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के जो भी लीगल प्रोसीडिंग होते हैं उससे. फर्दर कहता है कि एनी डेट्स फॉर विच he may become liable after bankruptcy commencement date but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date. जहाँ पे ऑर्डर पास हो जाता है किसी भी कंपनी और इंडिविजुअल के द्वारा कि अब ये जो कंपनी है या इंडिविजुअल है वो क्या है, बैंकरप्ट हो गया, और ये किस स्टेट में, एक बैंकरप्सी स्टेट में है. यहाँ पे जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस दिन से वो कह दे कि ये जो कंपनी है, कोई भी एक्स कंपनी हो या कोई भी इंडिविजुअल है, वो अब पे नहीं कर पा रही है अपने डेट्स को, तो वो डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट होता है, क्योंकि उसी डेट के बाद जो भी उसके लीगल प्रोसीडिंग होते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो भी होता है, उसे क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है. लास्टली है यहाँ पे एनी इंटरेस्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डेट अंडर सेक्शन 171. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में जो भी सेक्शंस होते हैं, 171 यहाँ पे जो सेक्शन है वो किससे डील करता है, बैंकरप्सी डेब्ट से के बारे में, कि कौन से इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट हैं और डेटर्स हैं वो क्या हुए हैं, बैंकरप्ट यहाँ पे साबित किए गए. सो लास्टली है यहाँ पे बैंकरप्सी ऑर्डर. सो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन्स एन ऑर्डर जो कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 126 पास करती है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस टर्म का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का. ये जो कोड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही न्यूली इंट्रोड्यूस है. उसे हम लोग डील करते हैं कि ये इसका मतलब है होता क्या है. यहाँ पे बैंकरप्सी कोड 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस को लीगली डील करने के लिए एक न्यू कोड बनाया गया जिसका नेम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. सो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2015 was introduced in the लोक सभा on 21 दिसंबर 2015. ये बिल को कब किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 21 दिसंबर को 2015 में, और 28 मई 2016 में ही इसे क्या किया गया है, एसेस किया गया है. और ये कोड है जो रेगुलेट होना शुरू हो गया था कब से, 2016 से ही. उससे पहले कंपनीज को एंट्री करने के लिए लॉज थे. इस कोड से पहले कंपनीज कैसे एंट्री करेगी उसकी लॉज थे, और कैसे compete करेगी एक दूसरे से वो भी थे. यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्यों आया, इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और ये वर्क कैसे करता है. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से पहले 1991 में ग्लोबलाइजेशन जब हुआ उस टाइम से बताया गया कि कैसे कंपनीज हैं वो एंट्री करेंगी. एंट्री के बारे में तो बताया गया, compete करने के लिए भी, एक दूसरे से compete करने के लिए भी कंपटीशन एक्ट आया कब, 2002 में. compete करने के लिए भी एक दूसरे से एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसका नेम यहाँ पे क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 है.
कंपनीज के एग्जिट के लिए, अब एग्जिट के लिए क्या होगा, तो कंपनीज कैसे एग्जिट करेगी, तो कंपनी के एग्जिट के लिए 2016 में ये लॉ आया है जो फैसिलिटेट करता है इजी एंड टाइम बाउंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे तो ये बताया गया कि ये क्लोजर के लिए किसी भी कंपनीज को बंद होने के लिए कैसे उसका प्रोसेस होगा ये डील करेगा, बट मेन मोटिव इसका क्या है, रिवाइव करना किसे, कंपनीज को। जो भी कंपनी किस प्रोसेस में है, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में है या बैंकरप्ट हो गई है, उसे फिर से कैसे रिवाइव करे, फिर से उसे फ्रेशली कैसे इंट्रोड्यूस करे मार्केट में। फ्रेशली इंट्रोड्यूस करने के लिए भी क्या आईबीसी कोड हेल्प करती है। तो यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है, रिवाइव करना और फ्रेशली स्टार्ट करवाना भी कंपनीज को जो कि क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, जिसके लायबिलिटीज़ अब क्या है, ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है। तो कैसे वो अपने सभी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करके और सब अपने अकाउंट्स को बंद करके एक फिर से रिवाइव कर पाए और फिर से फ्रेशली स्टार्ट कर पाए, इसके लिए भी आईबीसी कोड 2016 है वो हेल्प करती है। यहाँ पे आईबीसी को अगर समझे तो इसके मेनली दो फैक्टर हैं, दो बॉडीज भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसके रेगुलेटर्स आ जाते हैं और दूसरे इसके एडजुडिकेटर्स आ जाते हैं। रेगुलेटर्स कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, इसको हमेशा चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे है IBBI, इसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीसी में रेगुलेटर यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो इसके रेगुलेटर्स हैं। इनमें मेनली 3 बॉडीज़ है जो क्या करती है, पूरे आईबीसी कोड को रेगुलेट यहाँ पे करती है। तो सबसे पहले इसके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, उसके बाद इनके इंसॉल्वेंसी के एजेंसीज आ जाते हैं, फिर जो थर्ड बॉडी है इनके पास है इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज। सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एजेंसीज और इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज, ये 3 यहाँ पे रेगुलेटर हैं जो आईबीसी में जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके रिसोल्यूशन होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। और एडजुडिकेटर, ये जो एडजुडिकेटर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एडजुडिकेटर्स जहाँ पे भी कमेंसमेंट डेट बताया बैंक्रप्सी का या तो ऑर्डर पास करे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी बैंक्रप्ट और इंसॉल्वेंट जो कंपनी या जो इंडिविजुअल या तो जो पार्टनरशिप फर्म या तो जो लिमिटेड लायबिलिटीज़ फर्म है, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि आईबीसी में जो एडजुडिकेटर हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं कंपनीज और किसी भी इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को प्रोसेस में लाने के लिए और लीगली उसे क्लोज करने के लिए या तो रिवाइव करने के लिए। सो यहाँ पे 2 बॉडी हैं। सबसे पहले आता है NCLT। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल है, ये एडजुडिकेटर है जो मेनली हेल्प करती है किसके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में, किसी भी कॉर्पोरेट के इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग में। कॉर्पोरेट जब भी इंसॉल्वेंट होती है या एक इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो NCLT ये जो एडजुडिकेटर है वो मेनली हेल्प करता है, किसके लिए बनाया गया, कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया। दूसरी जो बॉडी है वो है DRT। ये जो ट्रिब्यूनल है वो पहले से भी है, जब आईबीसी कोड नहीं आया था तो भी DRT थे। तो DRT का मतलब होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जो क्या करते हैं, जो भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं, जो भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं उसके इंसॉल्वेंसी और क्या बैंक्रप्सी प्रोसेस को डील करती है। जो भी नॉन कॉर्पोरेट हो गए, नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल हो गए,
जो भी इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म हो गए, LLP हो गए, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म जिसे कहा जाता है। ये जो क्या है, ये सभी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं। इनके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कौन डील करता है, उसके जो एडजुडिकेटर हैं वो DRT है। DRT यहाँ पे डील करता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सभी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म हो गए या तो क्या हो गया, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये सभी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इजीली डील करवाने में ये DRT हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं तो क्या है, IBC के यहाँ पे दो मेनली बॉडीज हैं, रेगुलेटर हैं, एडजुडिकेटर्स हैं। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है, रेगुलेट करती है IBC को। इसमें क्या मेनली है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उसके एजेंसीज हैं, उसके यूटिलिटीज़ हैं। एडजुडिकेटर है तो एडजुडिकेटर में दो हैं। सबसे पहले तो NCLT है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल है। DRT है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। NCLT किसके लिए है, कॉरपोरेट के लिए है, और DRT किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, या तो पार्टनरशिप फर्म के लिए या तो LLPs के लिए। सो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की फर्दर पर्पस क्या है, इसका फीचर्स क्या है और इसकी क्या स्कोप है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आता है पर्पस ऑफ द कोड और एक्ट। इस कोड का क्या पर्पस यहाँ पे बनता है। सबसे पहले टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। कंसोलिडेट करना और क्या करना, फिर से उसके जो इंसॉल्वेंसी के डिसोल्यूशन है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कैसे डिसॉल्व करे इस प्रोसेस को, इसके लिए भी ज़रूरी था क्या, IBC कोड। ये इसका सबसे पहला पर्पस हो गया। सेकेंडली क्या है, टू फिक्स अप टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। टाइम बताना मतलब जो एडजुडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, बैंक्रप्सी ऑर्डर या तो बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट होते हैं वो फिक्स करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। इस लॉ के लिए जो ज़रूरी है वो कौन है, IBC कोड है। ये सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है अच्छी तरीके से। थर्डली है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है, इसे क्या कहते हैं, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, स्टेक होल्डर इज अ पार्टी that has an interest in a company। स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हो गए सभी इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए और सप्लायर्स। ये सभी सब क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी के। तो उसके वैल्यूज़ को भी मैक्सिमाइज यहाँ पे करता है IBC कोड। अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसे, अगर वर्कमैन एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे उनका सैलरी मिलेगा, अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी फंड है, ये सभी चीज़ें उन्हें भी कैसे रीपे होगी, इसके लिए भी क्या IBC कोड 2016 है। उसका ये भी पर्पस था कि ये सभी को अच्छी तरीके से क्या पे ऑफ करवाना और इनके इंटरेस्ट को भी क्या करना, मैक्सिमाइज करके रखना और वैल्यू करना। ये भी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए। फिर है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छी तरीके से क्या करना और भी प्रमोट करना। इंडिया में बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने के लिए एक लीगल और एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म लाया गया अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से जाने के लिए। तो इसके लिए भी क्या, इसका ये भी एक पर्पज़ है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट कर पाए। फिर है टू इन्हांस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए भी है। टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। फिर लास्टली टू एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBC कोड है वो क्या करती है, इस्टेब्लिश भी करवाती है क्या, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो ये सभी क्या थे, पर्पस थे IBC कोड 2016 के। उसके बाद हम लोग देखें तो क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये लॉ, ये भी समझते हैं कि IBC कोड बना है तो किसके लिए बना है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा।
So the provision of the code shall applies for insolvency and bankruptcy of the following entities. सबसे पहला क्या है? Any company incorporated under the Companies Act 2013 और any other previous company law. ये एप्लीकेबल होगी सभी कंपनीज को जो किस पे इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, या तो अगर कोई भी पहले का जो कंपनीज लॉ है उसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कि बिजनेस में आई है इनकॉर्पोरेट होने का मतलब। सेकेंड है क्या, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई दूसरी कंपनी जो कि कोई स्पेशल एक्ट से क्या होती हो, गव चलती हो, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स except so far as the said provision are inconsistent with the provision of such special act. वो सभी प्रोविज़न में हो वो स्पेशल एक्ट को, तो उस कंपनी पे भी क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा ये लॉ। फिर थर्डली है एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है किसमें, 2008 का, तो वो भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा इस लॉ से। Fourth is some other body incorporated under any law for the time being in force as the central government may be by notification specify in this behalf. अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो कोई भी, तो वो भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा ये लॉ उस पर भी। फिर लास्टली है पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा ये लॉ, और कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी वहाँ भी IBC कोड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, अगर वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के प्रोसेस से गुजरती है तब। फिर है यहाँ पे स्कोप, इसका स्कोप क्या क्या है, तो सबसे पहले पार्ट 1 इस कोड का क्या करता है, डील करता है किससे, प्रीलिमिनरी कंटेनिंग्स, जो भी प्रीलिमिनरी कंटेनिंग्स आएंगे कंपनी से रिलेटेड, तो इसका स्कोप भी बहुत ही वाइड है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे सेक्शंस हैं वो IBC कोड में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये रिपेल किया था बहुत सारे मल्टीपल लॉ को, इस कारण से इसका स्कोप फर्दर बहुत ही क्या होता है, वाइड होता है। यहाँ पे फिर क्या है, पार्ट टू इस कोड का किससे डील करता है, इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। लिक्विडेशन का मतलब तो अभी हम लोगों ने जाना कि क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे कि कंपनीज क्या करती है, सेल करती है अपने सभी एसेट्स को मीट करने के लिए, क्या सभी अपने डेट्स को और लायबिलिटीज को। और इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन का मतलब होता है अगर कोई भी कंपनी या कोई भी एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है, तो इसके कंपनीज के एसेट्स को कैसे बेचा जाए और कैसे सभी लायबिलिटीज़ जो अनसिक्योर्ड हो या चाहे उनके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो उन्हें कैसे पे ऑफ किया जाए, इसके लिए जो IBC है वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस भी बताती है। फिर पार्ट थर्ड में क्या आता है, पार्ट थर्ड ऑफ द कोड, इस कोड का पार्ट 3 क्या किससे डील करता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। जो भी इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, उससे पार्ट 3 में जो भी सेक्शंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए वो क्या करेगा, डील करेगा IBC कोड। फिर पार्ट 4 इस कोड का किससे डील करता है, रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। पार्ट 4 इस सेक्शन में जो भी सेक्शन है, इस सेक्शन के 188 to 223 ये जो सेक्शन है वो किससे डील करता है, जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है वो कैसे डील करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के प्रोसेस को, एजेंसीज और उसके इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के जो भी लॉज हैं वो इस सेक्शन में बताया गया। फिर पार्ट 5 जो डील करता है मिसलीनियस मैटर्स, जो भी अदर मैटर्स हैं जो रिलेटेड होता है किससे, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से, वो पार्ट 5 इस IBC कोड का है, उसमें उससे डील करता है। इसका जो सेक्शन है वो क्या है, 224 से 255 तक जो भी सेक्शन होंगे वो मिसलीनियस मैटर्स जो भी आएंगे उससे क्या करेंगे, डील करेंगे। लास्टली अगर हम लोग देखें तो इस कोड को, तो इसमें बहुत ही फर्दर बहुत ही वाइड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड बनता है, क्योंकि ये बहुत सारे अदर्स लॉ को हटा के न्यूली लॉन्च किया गया ताकि जो भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के प्रोसेस है वो इजीली क्या हो पाए, हैंडल हो पाए। तो सबसे पहले इसका फीचर अगर हम लोग जाने तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। इसका मतलब क्या है,
तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ का मतलब है कि ये रेगुलेट करता है, आईबीसी कोड है वो रेगुलेट करता है किस प्रोसेस को, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के प्रोसेस को। ये सभी के लिए, किसके लिए, जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए भी है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है उसके लिए भी है, पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए भी है, और कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके लिए भी ये लॉ है। सो कहे तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ regulates the process of insolvency and bankruptcy of all, ये लॉ सभी के लिए है, किनके लिए है, ऑल पर्सन्स, मतलब सभी पर्सन्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गए, एलएलपीज हो गए और इंडिविजुअल्स हो गए। सो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सभी पर्सन्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, एलएलपीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। तो सबसे पहला फीचर्स इस कोड का ये है। इस सेकंड में कहता है यहाँ पे कि विदरिंग अवे ऑफ मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉ। मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है, यहाँ पे विदरिंग का मतलब क्या होता है कि कट डाउन करना। आईबीसी कोड है वो बहुत सारे जो लॉज है उसको कट डाउन करके बनाया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने तरह के लॉज थे, तो यहाँ पे मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉज में कहें तो सबसे पहले जो लॉज था जैसे कि कंपनीज एक्ट थे, फिर सरफेसी एक्ट था, फिर रिकवरी ऑफ डेट्स, recovery of debts due to bank and financial institution, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। बहुत सारे लॉज में जैसे कि समझ सके तो कंपनीज सरफेसी एक्ट थे, अलग अलग कंपनीज एक्ट थे, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट थे जो क्या करवाते थे, जो रिकवरी करवाते थे सभी डेट्स और इंसॉल्वेशन और लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए थे। उसके लिए एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म ये सभी लॉज को मिला के ईजिली हो पाए ये सभी कुछ इंसॉल्वेंसी और क्या, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। उसके लिए यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लॉज थे, लगभग 150 प्लस लॉज थे यहाँ पे। तो इससे आईबीसी कोड से पहले था जो इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी के और बैंक्रप्सी के जो भी प्रोसेस था उससे डील करता था, जिससे कि जो भी कंपनीज होते थे या तो इंडिविजुअल होते थे उन्हें अलग अलग अथॉरिटीज़, अलग अलग रेगुलेटर्स के पास जाना पड़ता था। कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स भी उनके अलग थे और अलग सभी अलग अलग एक्ट्स के जो भी पर्पस थे, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन थे उसे फॉलो करने होते थे, जिससे उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होता था। इसीलिए यहाँ पे एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया गया इन सभी लॉस को क्या करके विदर करके, मतलब कट डाउन करके। वो सिंगुलर प्लेटफॉर्म है यहाँ पे क्या, आईबीसी कोड 2016। सो यहाँ पे है कि मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉ को क्या करता है, यहाँ पे कट डाउन करता है। सो कट डाउन ऑफ मल्टीपल लॉस, ऐसे कर इस कोड को बनाने से इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही फीचर है कि बहुत सारे अलग अलग जो भी लॉस थे, जो डेट्स के रिकवरी के लिए, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के लिए कंपनीज और इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम होती थी, उसको आईबीसी कोड बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इम्पॉर्टेंटली अपने एजुकेटर और रेगुलेटर्स के वे में वो क्या करती है, इससे आराम से उनके प्रोसेस को हेल्प करती है होने में।
तो थर्ड यहाँ पे आता है फीचर्स, वो क्या है, लो टाइम रिसोल्यूशन। लो टाइम रिसोल्यूशन का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम में। जो भी लॉस है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस लेता था इंसॉल्वेंसी को प्रोसेस को करने में। तो इस लॉ के द्वारा क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम में होता है। इसका भी टाइम बाउंड दिया गया कि द प्रोसेस इज, ये प्रोसेस है वो मैंडेटेड होता है कि वो कंप्लीट कर देगा सभी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा विद इन कितने, 180 डेज में। लो टाइम रिसोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोसेस से जाएगा वो 180 डेज में इसके रिसोल्यूशन हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटेंडेबल टाइम दिया गया है वो क्या है, एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। वैसे तो ये प्रोसेस को कितने 180 डेज में कहा गया कि सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर 180 डेज में नहीं होते हैं तो एक्सटेंडेबल टाइम कितना दिया गया, 90 डेज का और एक्सटेंडेबल टाइम दिया गया। सो यहाँ पे लो टाइम रिजोल्यूशन है, जो प्रोसेस को होने में बहुत साल लगते थे वो अब इजीली 180 डेज में हो जाएंगे। और मैक्सिमम एक्सटेंड होके भी अगर वर्क होगा तो कब तक का होगा, 90 डेज और उसे फर्दर मिलेगा। सो ये भी एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है IBC कोड का। फिर फोर्थ इसका फीचर है वन विंडो क्लियरेंस। ये तो हम लोग समझते हैं कि सभी मल्टीसिप्लिटी ऑफ लॉ को जब इसने रिपेल किया तो वन विंडो क्लियरेंस है, मतलब एक ही जगह से एप्रोप्रिएट रिलीफ मिल जाता है एक ही अथॉरिटी के अंदर। सो गेट्स द एप्रोप्रिएट रिलीफ किसी भी इंडिविजुअल या तो कॉर्पोरेट बॉडीज को मिलती है एक ही अथॉरिटी के अंदर। सो इसका एक और फीचर है, वो क्या है, वन विंडो क्लियरेंस। फिर है क्लैरिटी इन प्रोसेस। अगर एक ही अथॉरिटी सभी कुछ प्रोसेस को करती है तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर और अनएम्बिगस प्रोसेस बनता है, जिससे कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का प्रोसेस किसी भी इंडिविजुअल का या तो कॉर्पोरेट का इजली वे में होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्लैरिटी इन प्रोसेस में आ जाएगा क्लियर एंड अनएम्बिगियस प्रोसेस। यहाँ पे अनबाइस तरीके से क्या मिलती है, यहाँ पे अनबाइस तरीके से सभी रिसोल्यूशन मिलता है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। फिर इसका फर्दर क्या है फीचर्स, 6 फीचर है वन चेन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे एक ही चेन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे सिविल कोर्ट्स होते हैं वो भी अलाउ नहीं होते हैं, वो भी इसके बीच में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि इसके जो अथॉरिटी है वो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने भी जाना 2 अथॉरिटी है, NCLT है और DRT है। NCLT किससे डील करता है, NCLT सभी कॉर्पोरेट्स होते हैं उसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को देखता है, और DRT नॉन कॉर्पोरेट्स जो भी होते हैं उनके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से क्या करता है, डील करता है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, पार्टनरशिप आ जाता है और LLPs आते हैं जो कि नॉन कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे वन चेन ऑफ अथॉरिटी है, जिससे कि कोर्ट्स का भी यहाँ पे कोई भी इंक्लूमेंट नहीं होता है। 2 ही ये जो अथॉरिटी है NCLT और DRT वो हेल्प करते हैं क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के प्रोसेस को। 7th है यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे है 7th नंबर में कि न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। यहाँ पे न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में सबसे पहले कौन है, IBBI है। IBBI क्या हेल्प करती है, IBBI है वो हेल्प करती है सभी जो 3 उनके रेगुलेटर्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज और इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज़, जो कि किस प्रोसेस में इंगेज है, रिसोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसीज के प्रोसेस में इंगेज हैं, किसके लिए, सभी कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो यहाँ पे ये 3 है। सबसे पहले क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आ जाएंगे। यहाँ पे अब इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल्स होते हैं वो डील करते हैं, जिन्हें क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज भी कहा जाता है। फिर है इंसॉल्वेंसीज के एजेंसीज, और क्या है, यूटिलिटीज है, जो क्या करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रिसॉल्यूशन
ऑफ इंसॉल्वेंसी को फीचर्स ऑफ द कोड में सबसे जो 7 नंबर पे आता है वो क्या है, न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जिसके खुद के अथॉरिटीज़ हैं, IBPI, जिनके 3 बॉडीज़ हैं वो क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, एजेंसीज है और क्या है, यूटिलिटीज़ हैं। लास्टली है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़। अगर एक कंपनी क्या होती है, इंसॉल्वेंट होती है, तो जो भी उसके वर्कमैन हैं या तो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी बहुत ही हेल्प मिलता है। जो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, उनके जो भी पेमेंट होते हैं वो ड्यू हो गए, अगर कोई भी उनका पेंशन फंड है, ग्रेच्युटी फंड है, ये सभी जब वो लिक्विडेशन होती है कोई भी कंपनी, तो उनके पेमेंट को भी यहाँ पे क्या IBC कोड के तहत इनके भी सभी पेमेंट्स को ध्यान रखा जाता है और कैसे प्रायोरिटी बनती है सभी को पेमेंट करने के लिए, ये भी IBC कोड बताती है। तो लास्टली में जो भी वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें भी इस कोड से बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे फीचर्स में क्या था, सबसे पहले तो था कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, मतलब ये सभी के लिए है। ये रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी सभी के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट्स हो गए, नॉन कॉर्पोरेट्स में आ जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म, LLPs, जो भी इंडिविजुअल हो गए वो। फिर था क्या फीचर्स में कि विदियरिंग अवे ऑफ मल्टीसिपलिटी ऑफ लॉट, यहाँ पे बहुत सारे जो लॉस थे उसे कट डाउन करके बनाया गया, एक जो सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया वो क्या है, IBC कोड बनाया गया। लो टाइम रिजोल्यूशन का मतलब है कि बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 180 डेज़ के अंदर इस प्रोसेस को करने के लिए मैंडेट कर किया गया। अगर 180 डेज़ में नहीं भी होता है तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना दिया गया, 90 डेज़ का दिया गया। 1 विंडो क्लियरेंस है यहाँ पे, मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पे अप्रोप्रिएट रिलीफ मिलता है सेम अथॉरिटीज़ के लिए। इनके पास क्या है, क्लियर एंड एम्बिगस प्रोसेस होते हैं। इनके जो अथॉरिटी वो कौन है, NCLT है और DRT है। इनके न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी हैं जो कि क्या करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंटली टर्म्स को समझते हुए जो भी इंसॉल्वेंसी में के स्टेट में गया है कोई भी इंडिविजुअल या तो कोई भी कॉर्पोरेट, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे वो डील करती है और उनके कंपनीज़ को इनका मेन मोटिव क्या है IBC कोड का, कि वो रिवाइव कर पाए और न्यूली फ्रेश करवा पाए किसी भी कंपनीज़ को, क्योंकि क्या है बंद होने के कगार पे। क्योंकि इंसॉल्वेंट क्या होगी, एजुकेशन जो है वो क्या कि उन्हें इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। तो ये था हमारा क्या, IBC कोड। फर्दर हम लोग इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके क्या प्रोसेस होते हैं उसे समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।